फिल्म रेड टू। फिल्म की शुरुआत एक भव्य महल में एक बड़े छापे से होती है। आईआरएस अधिकारी अमय पटनायक अपनी टीम के साथ एक ऐसे राजा के ठिकाने पर पहुंचते हैं जो भारी मात्रा में अघोषित संपत्ति और विलासिता में डूबा हुआ है। राजा अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके अमय और उनकी टीम को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अमय बिना डरे अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं और बड़ी मात्रा में काला धन जब्त करते हैं। इस सफल छापे के बावजूद अमय को जल्द ही एक अप्रत्याशित मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अमय पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया जाता है। इस आरोप के कारण उनका तबादला भोज नामक एक छोटे से शहर में कर दिया जाता है। अमय इस अन्याय से निराश जरूर होते हैं, लेकिन वह एक ईमानदार अधिकारी है और हार मानने वाले नहीं है। भोज शहर में दादा मनोहर भाई का दबदबा है। वह एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। गरीबों के बीच उनकी छवि एक मसीहा की तरह है। वह खुलकर दान करते हैं और लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। ऊपरी तौर पर उनकी छवि एक नेक और समाजसेवी इंसान की है। हालांकि अमय पटनायक की तेज नजरें इस चमक दमक के पीछे छिपे काले सच को भांप लेती है। उन्हें संदेह होता है कि दादा भाई की इस पुण्यात्मा वाली छवि के पीछे गहरे काले कारनामे छिपे हुए हैं। भोज में अपनी नई पोस्टिंग के दौरान अमय दादा भाई के तौर तरीकों और उनकी संपत्ति के स्रोतों की गुप्त जांच शुरू करते हैं। उन्हें धीरे धीरे ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो दादा भाई की काली कमाई और गैर कानूनी गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। अमय को पता चलता है कि दादा भाई सिर्फ एक स्थानीय दबंग नहीं है, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा आपराधिक सिंडिकेट है जिसके तार राजनेताओं, व्यापारियों और पुलिस के उच्च अधिकारियों तक फैले हुए हैं। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अमय दादा भाई के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की योजना बनाते हैं। इन छापों में उन्हें दादा भाई की अकूत संपत्ति, बेहिसाब नकदी और कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं। हालांकि दादा भाई बहुत चालाक होते हैं और उन्होंने अपनी काली कमाई को बड़ी ही सफाई से छिपा रखा होता है। उन्हें सीधे तौर पर फंसाने वाले ठोस सबूत जुटाना अमय के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब अमय को यह एहसास होता है कि दादा भाई को सीधे तौर पर फंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रभावशाली लोग हैं जो उन्हें बचा रहे हैं। इसलिए अमय एक अलग रणनीति अपनाने का फैसला करते हैं। वह और उनकी टीम एक योजना बनाते हैं जिसके तहत वे दादा भाई के करीबियों पर दबाव डालते हैं और उन्हें गवाह बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में अमय को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। दादा भाई और उनके गुर्गे अमय को डराने और रोकने की हर संभव कोशिश करते हैं। अमय पर हमले होते हैं, उन्हें धमकियां मिलती है, लेकिन वह अपनी राह से नहीं हटते। उनकी पत्नी मालिनी भी इस मुश्किल समय में उनका पूरा साथ देती है और उन्हें हौसला देती है। अमय को पता चलता है कि दादा भाई की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में छिपा हुआ है। वह उन लोगों की पहचान करने की कोशिश करते हैं जो इस पैसे को इधर उधर करने में दादा भाई की मदद करते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे अंदरूनी लोगों से भी मदद मिलती है जो दादा भाई के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। अमय एक जोखिम भरी योजना बनाते हैं जिसके तहत वह दादा भाई के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक को अपने जाल में फंसाते हैं। वह उस आदमी को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वह सरकारी गवाह बन जाता है तो उसे सुरक्षा और माफी मिल सकती है। धीरे धीरे अमय को दादा भाई के काले साम्राज्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं जब अमय और उनकी टीम दादा भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार करते हैं। अंततः अमय पटनायक अपनी मेहनत और चतुराई से दादा भाई के खिलाफ अटूट सबूत जुटाने में सफल होते हैं। वो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं जिसमें दादा भाई और उनके सभी भ्रष्ट सहयोगी गिरफ्तार होते हैं। अदालत में दादा भाई के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाते हैं और उन्हें उनके अपराधों के लिए सजा मिलती है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।
भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अमय पटनायक एक बार फिर एक हीरो के रूप में उभरते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की।